ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे यूलर इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन के ऊपर। पहले इस इक्वेशन के नाम को समझते हैं, फिर इक्वेशन के ऊपर आएंगे। तो यूलर्स कॉची नाम के एक साइंटिस्ट था जिसने इस इक्वेशंस की खोज किया। उसने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं अपने मेथड से, मतलब जिसको मैंने बनाया, उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कॉची यूलर था उसने एक इक्वेशन फाइंड किया, एज दिस इक्वेशन विल बी दिस। तो इक्विडाइमेंशनल का मीनिंग अगर हम लोग समझे तो इक्विडाइमेंशनल मतलब ये कि कुछ पर्टिकुलरली सिंपल इक्विडाइमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको ही बोलेंगे हम लोग कॉची यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन। हम लोगों ने इसके पहले एक इक्वेशन पढ़ा था जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लेकिन आज हम लोग जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये लीनियर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स भी है। हम लोग कंसीडर कर लेंगे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि इस फॉर्म में रहेगा a0 x टू द पावर n d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1। उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पर ये टर्म नहीं था x टू द पावर n और x टू द पावर n माइनस 1 अप टू x टू द पावर n माइनस 1। ये वाला जो पार्ट है वो उस इक्वेशन में नहीं था, लेकिन इस इक्वेशन में है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉची यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। हम लोगों ने उसको भी nth ऑर्डर बोला था, इसको भी, क्योंकि ये n टर्म के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। वेयर ये जो a0 है, a1 है अप टू an है, ये है कॉन्स्टेंट्स एंड ये जो x है, ये दिस x इज़ अ फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है इसका, स्मॉल x का, और हम लोग इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को या इस फॉर्म के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रोड्यूस करना होता है। तो वो हम लोग कैसा करेंगे वो सीखते हैं। टू सॉल्व दिस इक्वेशन, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक इंट्रोड्यूस करना पड़ता है न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हम लोगों ने मान लिए z इज़ इक्वल टू log x, और अगर हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस e टू द पावर z, है ना। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने के लिए और इसके कुछ नोटेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चेन रूल। हम लोगों ने इसको 11th क्लास और 8th 9th में कई बार पढ़ा है चेन रूल। चेन रूल की अगर हम बात करें, इम्प्लाइज ये क्या होता है, ये होता है हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, और ये दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर हम लोग इसको dy बाई डी एक्स अपॉन 1 बाई एक्स अगर लिखते हैं तो हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, और ये dy बाई डी एक्स एज इट इज़। तो इस x को हम लोग इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी जेड। और अगर हम लोग इसको फर्दर इसी चीज़ को लेकर हम लोग अगर इसको फर्दर लिखे तो अगर हम लोग इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यस, और हम लोग इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी जेड अपॉन इंटू 1 बाई एक्स। और अगर हम लोग इसी को लिखेंगे इस डी बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी जेड
1/x, और अगर हम लोग माइनस करते हैं dy/dz से 1/x² को, तो हम लोगों को मिल जाएगा, एक x चले जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए d/dz, और ये हो जाएगा dy/dz, और हमारा ये बच गया ओके, ये बच गया हमारा dy/dz, और ये हो गया dz/dx 1/x माइनस ये हो गया हमारा dy/dx 1/x²। देन अब हम लोग इसको लिख सकते हैं d² अपॉन dz² d² अपॉन dz² माइनस dy/dz, और बच गया 1/x²। मतलब ये कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x² d² अपॉन dx² इज इक्वल टू d² अपॉन dz² माइनस dy/dz। और अगर हम लोग इस x को बढ़ाते जाएंगे तो इसको हम लोग और आगे लिख सकते हैं। तो नाउ वी राइट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि d, मान लिया हम लोगों ने d इज इक्वल टू d/dz। हम लोग ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जब से हम लोग केसेस पढ़ रहे थे पीआई के, तब भी हम लोगों ने ये सब चीज़ें किए थे। देन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस d को d/dz यूज़ करके अगर हम x dy/dx इज इक्वल टू लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस dy, और अगर हम लोग ये वाला टर्म x² d² अपॉन dx², तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² का हो जाएगा d², और ये हो गया हमारे लिए d, और ये y, और अगर हम लोग इस d को d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, तो इसका यही हो जाएगा, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं x² d³/y। आगे जैसे करते जाएंगे तो ये आगे आगे होते जाएगा, और हम लोग इसको लिख सकते हैं d(d−1) और d-2, क्योंकि ये क्यूब के लिए। तो अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो हम लोग इसको n टर्म्स के लिए लिखेंगे x⁴n dn⁴y अपॉन dx⁴n इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोगों ने इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कर लिया, हम लोग इसको लिखेंगे d(d−1) d-2 अप टू ये चल जाएगा d-n+1 इंटू वाई तक। तो ये हो गया हमारा यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन और उसके कुछ नोटेशन और उसका एक तरीके से प्रूफ विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। देन अब हम लोग इसके जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस का पीआई कैसे निकालना है उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन है, उसका क्वेश्चंस कुछ इस टाइप का आता है। तो आप लोग को पहचानना कैसा है, पहले आप लोग को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसी को हम लोग लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। इस इक्वेशंस को ध्यान में रखना है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने x⁴n या फिर x⁴n-1 तक रहता है तो वो हमारे लिए हो जाएगा यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने कुछ तो भी x⁴n के टर्म में होना। तो इस इक्वेशन में हमको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे x² लिखा हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो है यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन का। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये कुछ हम लोगों ने बताए थे कि एक जनरेट या फिर रिप्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है z इज इक्वल टू log x, और हम लोग उस x यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो वो e⁻z हो जाएंगी। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नोटेशंस, चेन रूल, और जो हमारे पिछले हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं CF के PI के, उन सब को यहाँ पर यूज़ करके हम लोग कॉची यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो उसको यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू e⁻z, और इसका ही मतलब क्या होता है, इज़ नथिंग बट z इज इक्वल टू log x, है ना। और हम जानते हैं टेक d को हम लोग लिखेंगे d/dx
और अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दे x का तो ये हो जाएगा dy/dx। तो हम लोग इसको लिखेंगे d एज इट इज़, और ये जो y से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dy/dx उसका y। और अगर हम लोग इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और तो ये भी हो जाएगा d²y/dx²। देखो यहाँ पे हम लोगों ने किसी चीज़ से मतलब कोई भी कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई नहीं किए थे, तो सिर्फ d था। x से किए और तो ये dy/dx हो गया, x² से किए तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, इज़ नथिंग बट d²y/dx²। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे d(d−1) y। ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर अब भी देखा इन सब चीज़ों को कि अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy हो जाएगा, x² से करेंगे तो ये d² - d × y हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये रनिंग में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे कुछ नोटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो लिखे तो x² d²y/dx² इज़ नथिंग बट d(d−1) × y -3x एज इट इज़। तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे d, और क्या बच गया 4y, और ये जो था 2x², x इज़ e⁻z मतलब e⁻2z। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा d² - 4d + 4, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2e⁻2z। और अगर हम लोग इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, d के जगह m पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m² - 4m + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m - 2 का स्क्वायर, तो ये इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएंगी 2 और 2। और हम लोगों ने बताए थे कि अगर किसी इक्वेशंस के फैक्टर रियल और सेम आते हैं तो उसका जो CF होता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने CF की जो वीडियोज़ है वो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको CF के वीडियोज़ भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो CF क्या होगा, इसका सेम है, रियल है, तो ये हो जाएगा C1 + C2 क्योंकि सेम है, और ये हो गया z e⁻2z। और हम लोग इसको लिख सकते हैं C1 + C2, z की वैल्यू हमारे पास है log x, और ये हो जाएगा हमारा e⁻2z को लिख देंगे हम लोग x²। तो ये हो गया हमारा CF। देन अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मेन पार्ट हमारा, और दिस इज़ PI। और PI के हम लोगों ने सारे केसेस पढ़ लिए, पाँचों केस। तो आपको ये जो इक्वेशन है यूलर्स, इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोग सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका PI फाइंड करेंगे तो PI का हमारा वही रूल होगा 1/f(d). f(d) इज d² - 4d + 4 और 2 × e⁻2z। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 2 को पहले बाहर ले लेंगे तो ये 2 बाहर हो गया, और ये हो गया d² - 4d + 4 और ये हो गया e⁻2z। देन हमारे पास एक रूल है कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हम लोग यहाँ पर d के जगह पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़ अपॉन 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4 e⁻2z। अगर हम लोग यहाँ पर इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज़ 4 - 2 × 4 इज़ 8 + 4 e⁻2z। और अगर आप लोगों को समझ रहा है कि ये 0 हो रहा है और 0 नहीं होना चाहिए, और अगर 0 हो गया तो ये हमारा जो कंडीशन होंगी वो हो जाएंगी फेल, e⁻2z मतलब केस फेल। और केस फेल होता था तो हम लोग क्या करते थे, उस टर्म से मतलब उस फंक्शन से, वहाँ पर कैसा था, वहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते थे और उस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, तो अब ये केस फेल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2z PI इज इक्वल टू 2z, z से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2z अपॉन d का डिफ्रेंशिएशन इज 2d और ये -4, बाकी हो गया 0 e⁻2z।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2z 1/2 इंटू 2 माइनस 4e⁻²z। तो अगर आप लोग को एक और बार दिख रहा है 2 इंटू 2 इज़ 4 माइनस 4, अगेन हो गया केस फेल, और केस फेल हो गया अगेन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से, मतलब यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2z²। z था, एक और z आया तो स्क्वायर हो गया, और उसका डिफ्रेंशिएट, तो ये जो इसका डिफ्रेंशिएट होगा 2d का, तो ये हो जाएगा 1/2, 2d का डिफ्रेंशिएशन इज 2, और जो हमारा बच गया वो हो गया e⁻²z। तो अब हम लोग क्या करेंगे, z की जगह x पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर चाहिए y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये हो जाएगा 2x², और ओके एक और चीज़, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x², ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, मतलब जो हमारा PI हमको मिला है वो मिला है x² log x का होल स्क्वायर। और हमारा अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये है हमारा CF, ये, और यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे PI को, तो PI मिला हमको x² log x का होल स्क्वायर, और CF हमारा ये हो गया। तो ये बात की हम लोगों ने यूलर्स इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन के ऊपर। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट को देखिए, पूरी वीडियोस को देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।